हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा और आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स पेपर के जीएस सेक्शन सॉल्यूशन की सीरीज में हम वेलकम करते हैं। 6 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होगा। इसके अलावा आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जहां पर मैंने कंबाइंड प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है और आपसे इस वीडियो के पहले की 19 वीडियोस के लिंक उसमें पेस्टेड है। पर्सनल कनेक्शन करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों चीज़ों के भी जो लिंक है डायरेक्टली वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट किए हुए हैं। पहला सवाल, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के मध्य कितने वर्षों की संख्या का अंतर होता है? आपको डिफरेंस बताना है इन द नंबर ऑफ इयर्स बिटवीन द समर ओलंपिक गेम्स एंड विंटर ओलंपिक इवेंट्स। बहुत सारे लोग इस पे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि यार ये होता क्या है? कभी समर, कभी विंटर, अलग-अलग होते हैं क्या? तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि समर और विंटर ओलंपिक गेम्स आपका आयोजित तो वही कराती है। कौन कराती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ही कराती है। ठीक है? जो कि हर साल में होता है। यानी कि अगर मैं समर ओलंपिक गेम्स की बात करूँ तो ये अगले मतलब समर ओलंपिक गेम 1 और समर ओलंपिक 2 दोनों के बीच में 4 साल का अंतर होगा। ऐसा ही आपके विंटर ओलंपिक गेम्स में होता है कि अगर ये आपका विंटर ओलंपिक गेम हो रहा है तो इसके पहले वाले और इसके दूसरे वाले गेम के बीच में भी 4 साल का अंतर होगा। लेकिन ये होती क्या है ना, जो आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये कुछ इस प्रकार का सेटअप करके रखती है कि आपके इन दोनों गेम्स के बीच में 2 साल का अंतर हो। जो मेन वाला होता है, मेन वाला जिसको हम जानते हैं समर ओलंपिक गेम्स के अंदर, उसको द ओलंपिक्स ही कहा जाता है। मतलब ये वाला मेन होता है द ओलंपिक्स या फिर समर ओलंपिक्स। इसके अंदर लगभग 206 से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। और जब हम विंटर ओलंपिक गेम बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 91 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और वो छोटे स्केल पे होता है, ऐसे मान लीजिएगा। तो इन दोनों के बीच में आपका 2 साल का अंतर होता है, यानी कि आपका बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट होता। जो आपके समर ओलंपिक्स होते हैं ना, समर ओलंपिक्स को जनरली आपका लीप ईयर्स के टाइम पे कराया जाता है, जैसे कि 2016 के अंदर हो गया, 2000 के अंदर हो गया, 2020 सॉरी 2024 के अंदर हो गया। अब इसके बाद जो आपके विंटर ओलंपिक्स होते हैं वो इनके बीच में फिट कर रखे होते हैं 2 साल बाद, जैसे कि 2018 हो गया, 2022 हो गया। इस प्रकार से आपके विंटर ओलंपिक चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको याद रखनी है। जैसे कि 2020 वाले समर ओलंपिक्स की बात करूं तो उसका आयोजन आपका कहाँ पर कराया गया था? उसका आयोजन टोक्यो के अंदर हुआ था। एक्चुअली में वो आपका होना 2020 में था, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 के अंदर इनका आयोजन हो पाया था। इसी प्रकार से अब मैं अगर विंटर ओलंपिक्स की बात करूं तो वो 2022 के अंदर कराए गए थे। कहाँ पर कराए गए थे? चाइना के अंदर कराए गए थे। अगले वाले जो आपके समर ओलंपिक्स होंगे वो 2024 के अंदर होंगे, और 2024 के अंदर वो कहाँ पर होंगे? वो आपके पेरिस के अंदर होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं कि 2026 के, यानी कि 2024 के 2 साल बाद 2026 के आपके विंटर ओलंपिक गेम होंगे, वो कहाँ पर होंगे? वो आपके मिलान में होंगे। मिलान कॉर्टिना डी एम्पेज़ो यहाँ पर आपके होंगे। 2028 के जो आपके समर ओलंपिक्स होंगे उनका आयोजन कहाँ पर कराया जाएगा? लॉस एंजेलिस में। तो मेरे ख्याल से ये वाली जो दिक्कतें आपको आती होंगी इसको लेकर आपको परेशानी नहीं आएगी। चलिए आगे आ जाइए इसी बात पे। अगर सवाल पूछ रहे हैं कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य किस वर्ष लड़ा गया? यार इससे आसान सवाल आपका क्या ही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश कंपनी। इसको लीड कौन कर रहा था? इसको लीड कर रहा था रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नवाब ऑफ बंगाल कौन थे भाई साहब? नवाब थे आपके सिराज उद दौला। ठीक है, ये दोनों प्रतिद्वंदी थे। टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1757, जब इनके बीच में आपको प्लासी नजर आएगा या फिर बैटल ऑफ प्लासी नजर आएगा। ये जो सिराजुद्दौला था इसका मूड खराब हो गया था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इनको जो भी ट्रेड प्रिविलेजेस थे उनको उल्लंघन कर रही थी, अपने मन से हर काम कर रहे थे। तो ये आंख दिखाने लग गया अंग्रेजों को। रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि ठीक है, हमने सुना है कि तू फ्रेंच लोगों का बड़ा सपोर्ट ले रहा है, तो चल एक एक हाथ हो जाए। तो लगभग रॉबर्ट क्लाइव के पास 3000 ट्रूप्स थे, और इस सिराजुद्दौला के बताते हैं कि लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की इसके पास सेना थी। लेकिन जीता कौन? जीता आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है,
तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों को याद रखनी है। आपको इसमें टाइम पीरियड पूछा गया था 1757 का 23 जून आपका कंसिडर करा जाता है। इसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना माहौल बना लिया था। एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी या फिर ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन आप कहें, इसके बाद नज़र आता है। ठीक है? चलिए आगे आ जाइए इसी बात पे। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की, जहां रवि दहिया ने स्वर्ण पदक की हैट्रिक जीतने वाले पहले भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान के रूप में अपना नाम दर्ज किया। भाई देखो, ये है आपका एक तरीके से करंट अफेयर का सवाल। तो जो आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, खेल वगैरह होते हैं, वो आपको देखने होते हैं। आपके इसी यूट्यूब पर मैंने जनवरी के बाद के हर महीने के स्पोर्ट्स न्यूज़ आपको कराए हैं। हर प्रकार के सवाल के अंदर आपको जानकारी देने की कोशिश की है, तो वो ज़रूर देखना। इसका आयोजन आपका मंगोलिया के अंदर कराया गया था। अब इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बताया कि आपके इसी यूट्यूब के ऊपर, आपकी इसी वीडियो के अंदर करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने टॉपिकल करंट अफेयर कराए हैं। फिलहाल आप रवि दहिया का नाम याद रख सकते हो। कल को अगर इनका नाम पूछ लें कि कौन से खेल से संबंधित है, तो वहाँ पर आप इनको कुश्ती के अंदर आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल है, अप्रैल 2022 में 126 और शहरों में स्वनिधि और समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम किसको प्रदान करता है? आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स या फिर अनाउंसमेंट होती हैं, सरकार की स्कीम या प्रोग्राम से आपके करंट अफेयर में सुनने के लिए मिलते हैं, उससे सवाल बनता है। आपके इसी यूट्यूब के ऊपर हमने सरकारी स्कीम्स और योजनाओं का डिस्कशन आपसे कर रखा है। वो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं अपनी करंट अफेयर के कवरेज को लेकर। तो भाई ये जो स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम था, ये आपका सामाजिक कल्याण के लाभ को लेकर आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है? इसलिए आपका चर्चाओं में था। याद रखिएगा। मेरे ख़्याल से इससे रिलेटेड और क्या आपको क्या ही बताऊँ मैं। ठीक है? याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? मैं बात कर रहा हूँ कॉनिफेरस ट्रीज़। इन 4 विकल्प में से कौन से राज्य के अंदर आपको पाए जाते हैं? तो क्या होते हैं भई ये शंकुधारी वृक्ष या फिर कॉनिफेरस ट्रीज़? ये आपकी माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर पाए जाएँगे, जहाँ पर आपको टेम्परेचर थोड़ा-सा कम मिलेगा और यहाँ पर आपको ऑल्टीट्यूड यानी कि जो ऊँचाई है समुद्र तल से वो ज़्यादा मिलेगी। इसकी वजह से ये नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर अपने आप को एक अलग रूप में दिखाती है। तो इन 4 विकल्प में से कौन-सी जगह नज़र आ जाएगी जो कि हाई ऑल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर एरिया को दर्शाती है? आपका उत्तराखंड यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आज के बाद नहीं इसको भूलना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन-सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है? मैं नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर की आपसे इन दोनों चीज़ों के अंदर बात कर रहा हूँ। प्राकृतिक यानी कि आपको नेचुरल रूप में मिलने वाला कोई ऐसा पदार्थ जो कि ये बता देगा कि वो एसिडिक है, मतलब किसी और चीज़ के वो एसिडिक नेचर के बारे में बता देगा, या फिर वो कोई दूसरी चीज़ बेसिक नेचर की है उसके बारे में बता देगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएँगे ये दोनों के दोनों, लिटमस भी और आपका टर्मरिक या फिर हल्दी। दोनों को आप एक प्रकार के एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर के रूप में नेचुरल फॉर्म में आते हुए देखते हैं। ठीक है भई? चलो आ जाओ, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगस्त 2022 में केंद्र द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना का निम्नलिखित में से कौन-सा उद्देश्य सही है? अगेन देखो, वही आपका करंट अफेयर में जो सरकारी स्कीम और योजना लॉन्च होती हैं, उनके उद्देश्य को लेकर सवाल बन जाता है। तो ये 2 ऑप्शन है, इनको एक बार देखिए और बताइए कि इनके उद्देश्य में कौन-सा सही है। पहला कह रहा है कि भारत में स्वच्छता कार्य में कोई घातक घटना नहीं हुई है। क्या ये इसके संबंध में सही है? बिल्कुल ठीक है। स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूह में एकत्रित किया जाता है और स्वच्छता उद्यम चलाने के लिए सशक्त किया जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यार बोथ 1 और 2 आपका यहाँ पर करेक्ट होते। अगेन वही, गवर्नमेंट ने नमस्ते स्कीम को सामने लेकर आई, जहाँ पर जो सीवर और सेप्टिक टैंक को क्लीन करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको यहाँ पर कंसिडर किया गया। ठीक है? तो इसके अंदर उनको सपोर्ट करते हैं, अलग-अलग इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। याद रखिएगा, फिर से मैं कहूँगा, करंट अफेयर की सरकारी योजनाओं को लेकर इस यूट्यूब के ऊपर वीडियो डली हुई हैं, उनको देख सकते हैं आप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थीं? ग्रैमी अवार्ड को जीतने वाली इंडियन फीमेल म्यूजिशियन जो कि पहली हैं, इन 4 विकल्प में से कौन-सी हैं? तो यहाँ पर आपको नज़र आएँगी तानवी शाह। याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने भारत के अंदर या फिर भारत का
होते हुए ग्रैमी अवार्ड जीता है। कहाँ से आती हैं इनको लेकर आपको ये भी याद रखना है, तमिलनाडु से ये आपकी आती हैं और तेलुगु, तमिल, हिंदी, स्पेनिश, पोर्चुगीज़ और अरबिक लैंग्वेज में अपने गाने गाती हैं। अ, याद रखिएगा, ठीक है? तो इन्होंने जो ग्रैमी अवार्ड था बेस्ट सॉन्ग को लेकर जीता था। किसके साथ मिलकर जीता था? ए.आर.आर. रहमान के साथ और गुलज़ार साहब के साथ मिलकर जीता था। ये 52nd वाला जो ग्रैमी अवार्ड था। तो ये अवार्ड वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये भी मैंने आपकी इसी यूट्यूब के ऊपर टॉपिकल करंट अफेयर के फॉर्म में डाली हुई हैं, प्लीज़ उनको भी देख लीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितने मिलियन है? हम सेंसस 2011 के अनुसार जो नंबर ऑफ लिटरेट्स हैं भारत के अंदर, वो नंबर में कितने हैं? तो आप लोगों को काफ़ी टफ पड़ा होगा ये सवाल, लेकिन आज के बाद अगर ये सवाल पूछा जाए तो याद रखिएगा 763.5। आपको 2011 के सेंसस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस की वीडियो आपके इस यूट्यूब पर डली हुई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था? ये एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में याद रख लीजिएगा, 74.04% भारत का लिटरेसी रेट है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से राज्य का है था, मतलब 2011 के अनुसार? केरला के अंदर। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम किसका है, तो वहां पर आपको बिहार राज्य नजर आएगा, जहां पर साक्षरता दर आपकी सबसे कम है। होता क्या है ये लिटरेसी रेट? तो देखो, 15 से ऊपर के बच्चों के अंदर ये आपका रेट मेजर किया जाता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ओ लिटरेट पर्सन जो कि आपके एक ग्रुप एज के अंदर एक्सप्रेस करे जाते हैं टोटल पॉपुलेशन से प्रतिशत मात्रा में, उसको आपका लिटरेसी रेट कहा जाता है। तो नंबर कितना था वो हमसे पूछा गया था, वो भी हमने जान लिया। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई प्लाज्मिड डीएनए के कार्य को पहचानिए। आपको फंक्शन को पहचानना है, किसका? ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। अब आप में से आधे लोग परेशान हो जाएंगे कि यार ये जो प्लाज्मिड है ये क्या चीज़ है? तो देखो, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होता है जो कि यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जो कि आपका अकर होते हैं बैक्टीरियल स्ट्रेन्स में। क्या कह रहे हो कि सर बाउंसर चलेगी? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये प्लाज़्मिड्स होते क्या हैं, तो आप ये कहेंगे कि सर ये एक प्रकार के सर्कुलर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि अपने आप को रेप्लिकेट कहते हैं इंडिपेंडेंटली। कहाँ पर? बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स में। कुल मिलाकर आप यहाँ पर फंक्शन को लेकर पूछ रहे थे, तो टू कन्फेयर सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट फिनोटाइपिक विशेषताओं को प्रदान करने के लिए आपके ये प्लाज्मिड डीएनए फंक्शन करते हैं। याद रखना है, याद हो जाए तो रख लेना है। ऐसी चीजें सवालों के फॉर्म में जितनी मिल जाए उनको समेट लेना है हमें। भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना? मैं पहली बार की बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को लेकर, कि वो बन गया क्या? मल्टी मेंबर बॉडी। मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब क्या होता है? भाई मल्टी मेंबर जिसमें बहुत ज़्यादा मेंबर हो। तो आप सभी को पता होगा कि जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था जब ये आपका सेटअप हुआ था 1950 के अंदर। ठीक है, और ये आपका कब तक रहता है? 1989 तक रहता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989, जब इसके अंदर आपके और मेंबर्स को शामिल किया गया। तो आपका 1989 से आज तक 3 मेंबर कमीशन होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 मेंबर कमीशन आपको यहाँ पर नज़र आता है, जिसमें कि एक होते हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके संबंधित जो आपके अनुच्छेद हैं, वो आपके आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक नज़र आते हैं। अलग-अलग प्रोविजंस इसके अंदर नज़र आते हैं। आप सभी को पता है फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन होती है। और कहाँ-कहाँ के इलेक्शंस कराते हैं? ये आपके लोकसभा के इलेक्शंस को कराते हैं, ये आपके राज्यसभा के इलेक्शंस को कराते हैं, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभाओं के राज्य की आपका इलेक्शन कराते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स राज्यों की यानी कि विधान परिषद के आपके राज्यों के अंदर आपके कराते हैं चुनाव, प्रेसिडेंट के पद के चुनाव कराते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के पद के चुनाव कराते हैं, उनको एडमिनिस्टर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि करंट आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सभी को पता होगा राजीव कुमार जी। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि ये वीडियो कोई लोग बाद में देख रहे हो,
तो आप कमेंट में अगर अपडेट हो गया हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अपडेट कर देना उसको। ठीक है? चलो अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि मान्यखेत के कृष्ण तृतीय किस वंश से थे? कृष्णा थ्री ऑफ मान्यखेत बिलोंग करते हैं इन चार विकल्प में से कौन सी डायनेस्टी से? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का नाम आपने सुना होगा। हमारे देश के दक्षिण भाग के अंदर रूल करती हुई नजर आती है आपको 8th सेंचुरी बीसीई से आपका 10th सेंचुरी बीसीई तक। राष्ट्रकूटा को ओरिजिनली आपका ये माना जाता है कि जो वेस्टर्न चालुक्य हुआ करते थे वत्तापी के, उसके ये कौन थे? उसके ये फ्यूडेटरीज थे, यानी कि उनको कहीं ना कहीं ये आपका टक्कर देने की आपको रोल में नजर आते हैं। इसके अलावा कृष्णा थ्री की बात कर रहे हैं। कृष्णा थ्री लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर के रूप में जाने जाते हैं आपकी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अंदर। ठीक है? तो आपका यहाँ पर विकल्प संबंध कौन सा हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर के रूप में कृष्णा थ्री का नाम जाना जाता है। कृष्णा थ्री को लेकर और भी कई सारी बातें आपने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ी होंगी कि इन्होंने डिफीट किया था किसको? एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रांतका प्रांतका चोला को इन्होंने हराया था। इन्होंने इसको डिफीट किया था। बैटल ऑफ कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ टक्कोलम। ठीक है? तो ये छोटी सी एडिशनल बातें भी यहाँ पर आप याद रख लेंगे। चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम के प्रथम प्राप्तकर्ता थे? 2013 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ केरला एक आपका यहाँ पर स्टेट एनुअल अवार्ड देती है जिसका नाम क्या है? आपका नाम है इसका निशा गांधी पुरस्कारम। इसके पहले प्राप्तकर्ता का नाम आपसे पूछ रहे हैं। आई नो ऐसे सवाल थोड़े से टफ पड़ जाते हैं। फिलहाल के लिए आप नाम याद रखिएगा, मिर्ला नबी साराभाई को ये आपका अवार्ड दिया गया था केरला टूरिज्म के द्वारा। सालाना अवार्ड होता है जिसके अंदर लगभग 1.5 लाख का अवार्ड दिया जाता है। इसके साथ में एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। काफ़ी मतलब चर्चाओं में तो नहीं रहता है, बट लेकिन वही है यार, देखो अब ये आपका सवाल बन गया तो बन गया। ठीक है? चलो आगे आ जाइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। आपको इन विकल्प में से एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है आपका सत्रिया। ये क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि आपका कौन से राज्य से संबंधित है? आपके असम राज्य से संबंधित है। ठीक है? अब आप सभी को पता है कि असम राज्य तो आपका साउथ इंडिया के अंदर नहीं आता है। इसके अलावा जो बाकी के आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपका कथकली, आपका कुचिपुड़ी, आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ से एसोसिएटेड है आपका? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, एसोसिएटेड है। मैं बात करूं आपसे कुचिपुड़ी की, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपका कथकली के बारे में पूछा जाए तो आपका ये केरला राज्य से संबंधित है। इनके एक्सपोनेंट के नाम भी पूछे जाते रहते हैं, यानी कि जिन 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 लोगों ने इनके अंदर अपनी ख्याति को प्राप्त किया। अब जैसे भरतनाट्यम को तमिलनाडु से हमने जान लिया, इसमें एक बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम है ई कृष्णा अय्यर। इनको आप याद रख सकते हैं। एक आप रुक्मणी देवी जी को याद रख सकते हैं। ठीक है? रुक्मिणी देवी को आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। कुचिपुड़ी के अंदर आपके कौन-कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट नज़र आएँगे? एक रागिनी देवी हैं। ठीक है? इनका नाम आप याद रख सकते हैं कुचिपुड़ी के अंदर। एक और नाम याद रखिएगा, वो है बाला सरस्वती। बाला सरस्वती, ये एक बड़े नाम हैं। कथकली केरला से जो था, इसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, वो है वी.एन. मेनन। ठीक है? और बाकी मैंने सतरिया को लेकर आपको असम बताया, इसका एक नाम याद रखिएगा, इनका नाम है शंकरा देवा। शंकरा देवा। और भी बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन ये ऐसे नाम हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में और मुख्यतः रूप पे सुनने के लिए मिलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? इन चार विकल्प में से बताना है कि किसको पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया 1971 के अंदर। अब देखो होता क्या है ना, कभी-कभी ऐसे कुछ नाम आते हैं आपके न्यूज़ के अंदर जिनका हाल ही में निधन हो गया होता है या फिर उनका नाम कहीं बनता है। तो ऐसे लोगों की क्योंकि आप मार्केट के अंदर चर्चाएँ सुनते हैं तो उनकी आप हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। उन्होंने क्या-क्या किया। तो इसीलिए मैंने आपकी इसी यूट्यूब के ऊपर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का ज़िक्र किया हुआ है। उन पर्सनैलिटीज़ के संबंध में जो भी न्यूज़ बनती हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में भी मैं आइडिया देता हूँ। तो पर्सन इन न्यूज़ करके जनवरी 2023 से लेकर आपका जून तक के सारे ऐसे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे।
फिलहाल यहाँ पर आपको याद रखना है उदय शंकर जी को। उदय शंकर जी एक इंडियन डांसर और कोरियोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? और हमारे इंडियन क्लासिक फ़ोल्स और ट्राइबल डांस को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा इस स्टाइल को यूरोपियन थियोरेटिकल टेक्निक के साथ में और उधर की साइड में ले जाने का काम किया था। संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप को इनको दिया गया था, तो बड़ा नाम है, याद रखिएगा। 1971 के अंदर इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि माता-पिता या फिर अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने प्रतिपाल्य या जैसा भी मामला हो को 6 वर्ष और कितने वर्ष के मध्य के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। हम यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं। एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जहाँ पर आपके पेरेंट को ये एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को उनकी अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करें। ठीक है? इसके अलावा राइट टू एजुकेशन अब तो आपका एक 26 अगस्त मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 26 अगस्त 2009 को एक आपका पार्लियामेंट के अंदर एक्ट आया था जिसको हम कहते हैं आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये आपका एक 2010 से एक फंडामेंटल राइट के रूप में आपका ऐड कर दिया गया था हमारे संविधान के अंदर। कौन से आर्टिकल के अंदर? 21 ए के अंदर। तो अभी आपका राज्य को यानी कि देश को भी बोला जाता है कि भाई इनको कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने पर जोर देना चाहिए। लेकिन ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी बोला जाता है कि पेरेंट या फिर जो गार्जियन है उनका ये मौलिक कर्तव्य होता है कि इन बच्चों को ये यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष की बच्चों की उम्र को लेकर ये शिक्षा प्रदान कराएँ। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है, कौन एसोसिएटेड नहीं है आर्यभट्ट से संबंध में? पहला आपको दिया गया है कि उन्होंने कहा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होता है। तो बिल्कुल ठीक है कि भई जो हमारा दिन और रात होता है वो रोटेशन की वज़ह से होता है, अर्थ जो कि अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट जी ने ये आपका बहुत पहले इसके बारे में बोल दिया था। समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन और मैथमेटिशियन के रूप में इनका नाम जाना जाता है। गुप्त काल के अंदर, गुप्त पीरियड के अंदर इनका जन्म हुआ था, जहाँ पर इन्होंने इस प्रकार की कई सारी बातें कही थी। इसके अलावा ग्रहणों के लिए एक वैज्ञानिक व्याख्या को भी इन्होंने विकसित किया था, कि जो इक्लिप्स होते हैं, उसको भी इन्होंने साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है इनको लेकर। इसके अलावा एक वृत्त की परिधि की गणना करने की इन्होंने विधि भी खोज करी थी, कि भई आप अपने सर्कल की जो सर्कम्फेरेंस कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करेंगे, इसका भी इन्होंने तरीका बताया था। तो आर्यभट्ट जी ने ये सारे के सारे काम बहुत पहले कर दिए थे। ये तीनों ही चीज़ें इनके नाम से संबंधित हैं और इसके बाद चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है कि इन्होंने शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में बताया था। जी नहीं, ये इनसे संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा यार ये बहुत बड़े नाम हैं, ये मैंने यहाँ पर कुछ इनके संबंध में फैक्ट आपके साथ साझा किए। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा डेज़र्ट कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? और सभी को पता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। इससे रिलेटेड क्या ही आपको मैं बताऊँ? आपसे सहारा डेज़र्ट की बात हुई है, सभी को पता होगा, लार्जेस्ट डेज़र्ट है पूरे विश्व में, सबसे बड़ा मरुस्थल है पूरे विश्व के अंदर, ठीक है? याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? रूरल बैंकिंग के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का दिए गए 4 विकल्प में से कौन हिस्सा नहीं है? आरआरबी क्या आपका उसका हिस्सा होते हैं? बिल्कुल होते हैं। वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक हिस्सा होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कोऑपरेटिव और लैंड डेवलपमेंट इसका हिस्सा होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या आपके मनी लेंडर्स क्या इसका हिस्सा होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। रूरल बैंकिंग की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का यानी कि आपकी संस्थागत संरचना का हिस्सा थोड़ी ना होंगे आपके जो लोन देते हैं लोग। तो यही आपसे ये सवाल पूछ रहा था। आरआरबी की बात हो रही है, आरआरबी के बारे में पता होगा कि इनको कब फाउंड किया गया था? 1975 के अंदर इनकी स्थापना करी गई थी। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये आपके कमर्शियल बैंक एक प्रकार का फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ही होता है जो कि अपने लोगों को या फिर अपने क्लाइंट को सर्विसेज देता है जिसमें कि लोन हो, सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा देता है। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक्स एक आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक छोटा रूप है जहाँ पर जो ओनर होता है, क्लाइंट होते हैं, वो उसके मेंबर होता है, ठीक है? ये लैंड डेवलपमेंट जो बैंक होता है, ये क्या होता है? ये आपके एडवांस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक तरीके से इंस्टीट्यूशन होता है, जिसके अंदर जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, ये वो प्रोवाइड करते हैं अपनी अलग-अलग ब्रांचेज़ को। आगे आइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रस्तावन किया? भाई ये जो इकोसिस्टम आपने सुना होगा, इस टर्म को दिए गए 4 विकल्प में से किसने प्रपोज़ किया?
तो एक भाई साहब हैं जिनको हम जानते हैं एजी टेनेस्ली के नाम से। ये फर्स्ट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इकोलॉजी के क्षेत्र में इस आपके नाम को सामने लेकर आए ये, ठीक है? और ये जो टेनेस्ली हैं इसको मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी का वो भी मिला था, दर्जा भी मिला था, जो कि आपका ब्रिटेन में होता है, ठीक है? तो फिलहाल आप यहाँ पर याद रखिएगा कि इस टर्म को लाए कौन, वो हमें बस याद रखना है यहाँ पर। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में कितने ऋणायन सोडियम आयन के घेरे रहते हैं? हाउ मेनी अनायंस सराउंड अ सोडियम आयन इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड? अब भाई ये बन गया आपका किससे रिलेटेड? आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड। हम बात कर रहे हैं किसकी? कैटायन और आपके अनायन। आपने केमिस्ट्री के अंदर इनके बारे में सुना होगा। ये क्या होता है? ये आपके आयनिक मॉलिक्यूल्स का एक रूप होता है। यानी कि आपके मॉलिक्यूल्स यानी कि जो भी आपका अणु है, उसका ये क्या है? वो आपका एक आयनिक रूप है। जैसे कि मैं किसकी बात करूँ? कैटायन की बात करूँ तो सोडियम Na+ के रूप में कैटायन नज़र आता है। आपके एनायन की बात करूँ तो क्लोरीन का मैं Cl- ये आपका एनायन का रूप लेगा। अब आपसे ये क्या पूछ रहे हैं कि Cl- और कैटायन Na+ यहाँ पर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो दिखाते हैं, वो अपनी प्रेडिक्टेबल पैटर्न को दर्शाते हैं यहाँ पर। जब क्यूबिक लैटिस की हम बात करते हैं ना सोडियम आयन की, तो वहाँ पर आपको क्लोरीन आयन को एंटेंगल करा जाता है आपके सोडियम कैटायन के साथ। आपके नंबर पूछे गए थे तो 6 आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है? ये 6 आपको ऐसे एनायन नज़र आएँगे जो कि सोडियम आयन को क्या करेंगे? सराउंड करेंगे उसके क्रिस्टल लैटिस के अंदर। किसके लैटिस के अंदर? सोडियम क्लोराइड के लैटिस के अंदर। आई नो हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंसर चला गया हो, लेकिन याद रखिएगा 6 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, एक अर्थव्यवस्था के भुगतान खाते के संतुलन को आप किससे संबंधित पाते हैं? द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू व्हाट? तो ये आपका संबंधित होता है आपके एक्सटर्नल सेक्टर से, विदेशी क्षेत्र से। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक इकोनॉमी का रिलेट करता है आपके विदेशी क्षेत्र से। मतलब क्या समराइज करता है आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट? कि भाई इकोनॉमी की जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक डीलिंग्स हैं वो क्या प्रकार की हैं। तो अगर मैं इंटरनेशनली डीलिंग्स को कंसिडर कर रहा हूँ तो एक्सटर्नल सेक्टर ही तो आएगा इसके अंदर। वही मुझसे पूछा था इन्होंने, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प करेक्ट हो जाता। अगला सवाल है कि उस चरण की पहचान कीजिए जो अपघटन का हिस्सा नहीं है। आइडेंटिफाई करिए उस स्टेप को जो कि पार्ट नहीं है आपके डीकॉम्पोजिशन का। डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है अगर मैं आपसे कहूं? आप कहोगे कि टू ब्रेक डाउन। टू ब्रेक डाउन डीकॉम्पोजिशन एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है जो कि क्या कंज्यूम करता है? कॉम्प्लेक्स केमिकल्स को या फिर एक तरीके से रॉ मटेरियल्स को जिसको आप देखते हैं उसको फिर प्रोसेस करता है एंड देन फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके आपके सिंपल कंपाउंड के रूप में ले आता है। तो यहाँ पर आपको लीचिंग भी नजर आएगा, ह्यूमिफिकेशन भी नजर आएगा, कैटाबॉलिज्म भी नजर आएगा। सॉइल इरोजन का इससे क्या लेना देना है डिकॉम्पोजिशन से? तो ये इसका हिस्सा है ही नहीं, बाकी ये तीनों के तीनों इसका हिस्सा होते। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो अलग-अलग आपकी स्कीम प्रोग्राम जो कि करंट अफेयर में रहते हैं, आपकी इसी मेरे यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। यूएस स्टार्टअप सेतु के प्रोग्राम को लॉन्च करने को लेकर आपका नाम पूछा जा रहा है। पीयूष गोयल इसका आंसर होंगे। तो एक सेतु जो मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ ना, ये जो सेतु है, ये सेतु है क्या? ये है आपका सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मिंग एंड अपस्किलिंग। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर ये एक प्रोजेक्ट के रूप में नज़र आता है। लॉन्च करने की बात हो रही थी, पीयूष गोयल का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे आइए, ये आपकी इस वाली शिफ्ट का अंतिम सवाल है। नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? मैं नागभट्ट की बात कर रहा हूँ, ये किंग थे। इन 4 विकल्प में से कौन सी डायनेस्टी के? राजा नागभट्ट वन प्रतिहारा इनका पूरा नाम है, मैं लिख देता हूं। राजा नागभट्ट, उसके बाद आपका यहाँ पर प्रथम आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका प्रतिहारा। ये इनका पूरा नाम है। तो समझ गए होंगे आप कौन सी डायनेस्टी से आपके आ रहे होंगे? प्रतिहारा डायनेस्टी से आपके आ रहे हैं। ये फाउंडर थे। किसके फाउंडर थे? एक प्रतिहारा की ब्रांच थी जिस ब्रांच का नाम क्या था? भीनमल ब्रांच। भीनमल ब्रांच जो कि प्रतिहारा डायनेस्टी का ही एक रूप था या फिर उसका एक प्रारूप था, वो आपका फाउंडर के रूप में नजर आते हैं यही भाई साहब। ठीक है।
तो यार ये थी आपकी वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन भी काफ़ी मिलता है। शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर चूज़ कीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट करना। कंबाइंड प्लेलिस्ट आपकी इस एसएससी सीजीएल की शिफ्ट वाइज डिस्कशन की मिल जाएगी। जो मैं करंट अफेयर की टॉपिकल सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मिलना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।